उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक कहानी अब यही बन चुकी है, मैन वर्सेस भेड़िया। मौका पाकर आदमखोर भेड़िया रात के अंधेरे में मासूम बच्चों पर अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों को बचाने के लिए इंसान हाथ में लाठी लेकर धूप अंधेरे के बीच खेतों में भेड़िए को खदेड़ रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी कीमत पर भेड़िए का आतंक खत्म किया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। भेड़िए के आतंक से जूझने वाले लोग या तो किसान हैं या फिर मजदूर, जो दिन भर चिलचिलाती धूप में मेहनत करते हैं और रात में अपने बच्चों को बचाने के लिए पहरा देते हैं। और इसमें भी मुसीबत यह है कि रात में बिजली तक नहीं आती। गांव वाले टॉर्च के सहारे सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि अचानक जब भेड़िया दिखाई दिया तब क्या हुआ। तारीख 29 अगस्त, जगह उत्तर प्रदेश का बहराइच, वक्त रात करीब 10 बजे। चलो। दीवानपुरा गांव में अभी लोगों ने भेड़िए को देखा है और उसके पीछे दौड़ करके जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, सिर्फ से आवाज आ रही है। एबीपी न्यूज बहराइच के उसी दीवानपुरवा गांव में मौजूद था, जहां सोमवार रात को एक भेड़िया 5 साल के अयांश को दबोच ले गया था और अगली सुबह उसका लहूलुहान शव मिला था। जहां से भी आवाज आ रही, जहां से भी शोर है, उस तरफ लाठी डंडे लेकर के ये ग्रामीण भाग रहे हैं। दहशत का आलम है। बहराइच के इस गांव में एक बच्चे की मौत के बाद गांव वाले पहरा दे रहे थे। वो खेत की तरफ जा रहे थे कि अचानक आवाज आती है कि भेड़िया घूम रहा है, और फिर क्या होता है वो देखिए। हर छोटी बड़ी आवाज पर कुछ तरह दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनको ये आशंका है कि इस खेत में वो भेड़िया छुपा हो सकता है, जो लगातार छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहा है। इस खेत के भीतर ये गन्ने का खेत है, धान का खेत है। यहाँ जहाँ से भी शोर आता है, ये ग्रामीण उस ओर लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से जो शोर आया था, उसके बाद भेड़िए को खदेड़ने के लिए सारे के सारे जो ग्रामीण हैं वो खेतों में जा घुसे हैं। और कोशिश ये है कि वन विभाग या अन्य तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्रामीण खुद चाहते हैं कि वो खुद भेड़िए से दो हाथ करें और उसके आतंक का खात्मा करें। गांव वाले हाथ में टॉर्च लिए अंधेरे के बीच खेतों में जा रहे थे, और आपकी स्क्रीन पर जो लाइट दिखाई दे रही है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस वक्त भेड़िया दिखा और गांव वाले खेत की तरफ भागे, उस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे की लाइट वहां जल रही थी। देखिए, ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं कि ग्रामीणों की मनोदशा क्या है, वो कितने खौफ में जी रहे हैं, वो कितने भय में हैं। और हर जगह जहां से भी आवाज आती है उधर बढ़ते हैं और आगे भेड़िए को हाँक करके दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे गन्ने के खेत में घुसे गांव वाले भेड़िए की तलाश में चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। अभी यहाँ से जो शोर आया था, उसके बाद उस तरफ दिखाइए प्रेम जी, उस तरफ दौड़ रहे हैं किसान। और ये पहली बार नहीं है, गांव के लोगों ने बुधवार रात को भी 2 बार भेड़िया देखा था और वो इसी खेतों में उसके पीछे भागे थे। लेकिन बचे हुए 2 भेड़िए इतने चालाक हैं कि पल भर में आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। वन विभाग के मुताबिक बहराइच के गांव में 6 भेड़ियों वाला झुंड ही बार बार हमला कर रहा था, जिसमें से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग से लेकर पुलिस महकमा और गांव वाले तक मोर्चे पर डटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भेड़िया देखा गया और ग्रामीण उस ओर भागे थे। किसने देखा सबसे पहले भेड़िया यहाँ? चाचा ने देखा। आपने देखा था? जी। किस तरफ से था?
उत्तर साइड दक्षिण साइड से उत्तर साइड से दक्षिण साइड को भगा है। एक था या झुंड था पूरा? जी एक था। एक था जी। तो भेड़िया और सियार में फर्क समझते हैं ना आप? जी जी भेड़िया ही था। जी भेड़िया ही था। अच्छा, तो फिर आपने दौड़ाया, कहीं दिखा नजर आया खेतों में? जी जी खेतों में आया, मकई के खेत में घुस गया। बदियड़ के लाए हैं और मक्के खेत में इसमें घुसा हुआ है। मक्का में तभी तो हम लोग घेरे हैं। भाग लिए थे, बहुत कोई साहब बहुत फास्ट भागता है ना, बहुत तेज दौड़ता है। हम लोग 3 रात से बराबर यही तो कर चारों ओर से घेरने की कोशिश की आप लोगों ने, लेकिन अभी सफलता मिली। वहाँ कल कोने में बिल्कुल पकड़ लिए थे, पैर के बगल से निकला, लगा कि पैरवे लेके चला गया। शोर आ रहा, देखिए इधर से शोर आ रहा कोई। ये 3-4 करके आते हैं सर, एक इधर गांव के होता है, एक उधर होता है। बहुत दिक्कत किया हुआ है, हम लोग पूरी रात परेशान रहते हैं। गांव में मैं देख रहा हूँ कि बार बार मुझे और भी लोगों ने बताया है दीवानपुरा के कि बार बार रोज भेड़िया देखा जा रहा है। जिस दिन से लड़के को उठाया है उस दिन से डेली पूरी रात परेशान होते हैं हम लोग साहब। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी को आपने देखा। कुछ देर बाद एबीपी न्यूज के एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी भी मौके पर पहुंचे थे। वो गांव वालों से बात कर रहे थे और फिर बिल्कुल वही तस्वीर नजर आई। फिर यहाँ भेड़िया आया, लोग मार रहे हैं, जल्दी आ जल्दी आ। कहाँ है? यहाँ पर कहाँ? यहीं से आवाज आई? कहाँ से? यहाँ कहीं से आवाज आई भेड़िए की। सारे गांव वाले एक साथ दौड़ करके, कुछ लोगों ने वहां से आवाज लगाई और वो भेड़िया भागता हुआ यहाँ कहीं आया है। आइए कोशिश करते हैं, अगर भेड़िया दिख जाए तो। ये गांव वाले अपने सुरक्षा के लिए देखिए कहां तक जा रहे हैं। मैंने भी हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए लाठी ले रखी है कि पता नहीं भेड़िया कहां आ जाए। भेड़िए की तलाश में गांव वालों के साथ श्रीवर्धन त्रिवेदी भी खेतों के बीच जाते हैं। हाथ में एक लाठी लेकर पूरी भीड़ आदमखोर भेड़िए को तलाश करती है। टॉर्च की रोशनी के जरिए खूनी भेड़िए का सुराग तलाशा जाता है। आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार और अंदर तक जाकर के देखने। हालांकि डर थोड़ा बहुत तो हम सभी को लग रहा है, क्योंकि इन घने जंगलों में, घनी झाड़ियों में कहीं भी भेड़िया हो सकता है। और इसके बाद बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। जो गांव वाले भेड़िए के पीछे खेत में भाग रहे थे, उनमें से एक के पैर पर पंजा मारकर भेड़िया फिर से भाग जाता है। क्या दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? है साहब, दिखाई दिया? मारी का चला गया साहब, ये दे पंजा मार दिया। ये देखो, ये दे, ये देखिए, ये अभी हम जिस भेड़िए के पीछे भाग रहे थे, ये देखिए, ये भेड़िए ने इनके दोनों पे पंजा मारा। कैसा है? मरियल सा है? अरे बहुत तगड़ा है साहब, तगड़ा है। हाँ, आगे का बार बिल्कुल एकदम इतना है गर्दना उसका। अच्छा, ठीक है। हाँ, बहुत भारी है। हाँ। मैं वहाँ से निकला जैसे, हाँ, मेरे आगे चल रहे थे, आपने देखा? सबसे आगे यहाँ था। हाँ, बस मेरे को पंजा नाखून मार दिया, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो बाकी इसी जोधरी के खेत में इसी में खो गया। तो देखा आपने किस तरीके का संघर्ष चल रहा है बहराइच के दीवानपुर में। चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। एक तरफ आदमखोर भेड़िया गिरफ्त में नहीं आ रहा है, तो दूसरी तरफ अटैक का दायरा बढ़ रहा है। वन विभाग ये कह रहा है कि बहराइच में 2 भेड़िए बचे हैं। दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि 7 से 8 भेड़िए अभी भी घूम रहे हैं। और इन सब के बीच वन विभाग का बयान आया है कि भेड़ियों में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन सवाल यह है कि भेड़िए आखिर इस गांव में किस बात का और किससे बदला ले रहे हैं। वन विभाग और पुलिस की टीमें मिलकर 6 में से 2 भेड़ियों को तलाश रही हैं। और ये 2 भेड़ियों की सबसे ताजा तस्वीर है जो अब तक नजर नहीं आई थी। इनमें से एक भेड़िया आगे जा रहा है, जबकि दूसरा पीछे है। आगे वाला भेड़िया बड़ा है और पीछे वाला छोटा। वन विभाग के मुताबिक झुंड का सरदार अब तक पकड़ा नहीं गया है। और गांव वाले भेड़िए का जो साइज बता रहे हैं, उसके मुताबिक तस्वीर में दिख रहा आगे वाला भेड़िया ही सबसे खतरनाक है। वो भूरा भूरा है, इतना ऊंचा है, लंबा है, 2-3 हाथ का। कैसा है? मरियल सा है? अरे बहुत तगड़ा है साहब, तगड़ा है। हाँ, आगे का बार बिल्कुल एकदम इतना है गर्दना उसका। तो क्या आपको भेड़िया नजर आया था? हाँ, कैसा था? उसका कुत्ते से बड़ा होता है बहुत ज्यादा। वो लगभग करियाओं पर ऊंचा है, करियाओं पर ऊंचा, काफी ऊंचा है, काफी बड़ा। बड़ा, और मुंह उसका कम से कम 1 बीच से भी लंबा है। गांव वालों ने भेड़िए की कदकाठी पर जो बयान दिया वो बेहद अहम है। अहम क्यों है, इसके लिए अगली तस्वीर देखिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो भेड़िया है जिसे गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। इस भेड़िए की कदकाठी उस भेड़िए से बिल्कुल मेल नहीं खाती जिसका जिक्र गांव वाले कर रहे हैं।
माना जा रहा है कि ये भेड़िया झुंड का बच्चा है। दरअसल एक झुंड में भेड़ियों का एक ही परिवार होता है। झुंड का नेतृत्व माता पिता करते हैं। कई बार झुंड में 2 पीढ़ियों के बच्चे होते हैं। अगर झुंड के किसी साथी पर कोई जानवर हमला कर दे तो ये मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और भेड़ियों के बदला लेने वाली इसी थ्योरी पर वन विभाग के अधिकारी ने मुहर लगाई है। और ये भी होता है क्या भेड़ियों में कि वो बदला भी लेते हैं? अगर आपने उनके बच्चों को ही मार दिया या उनका घर नष्ट कर दिया या उनके साथियों को पकड़ लिया तो फिर आकर के वो अटैक करते हैं, ऐसी बात भी कही जा रही। मेरी वन के अधिकारियों से ही बात हुई। देखिए, हम भी ये मानते हैं, क्योंकि जब भी हमने पकड़ा इसके पहले, अभी तो जो मैंने कल पकड़ा, कल के बाद कोई घटना नहीं हुई, इसके कारण भी मैं बताता हूँ। पहले जितने भी मैंने पकड़े, पकड़ने के बाद घायल होने की घटनाएं बढ़ गई अचानक, तो इससे तो हम मान सकते हैं कि बदला लेने की भावना इनके अंदर रहती है। हम कह सकते हैं कि अब कम रह गए हैं, अब बदला लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं रह गई। भाई, बदला लेने के लिए भी उनके पास यूनिटी, संख्या होनी चाहिए। अब बदला लेने लायक नहीं रह गए, वो कहीं छुप के बैठे हैं। सवाल ये है कि क्या भेड़िया बदला लेने के लिए आदमखोर बन गया है? क्या बदला लेने की भावना से ही भेड़ियों का झुंड बहराइच के गाँव में घूम रहा है? आखिर वन विभाग ने भेड़िए की बदले वाली ये कहानी क्यों सुनाई? 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, तो क्या 2 भेड़िए और घातक हमला करने वाले हैं? कितनी बार यहाँ इस गांव में कितनी बार आ चुका है? कल आया है कम से कम 3 बार। हम लोगों ने स्वयं देखा कि हाँ जा रहा है नहर पे। हमारे घर पे आया था सर, हमने उसकी तस्वीर भी ली है। फिर आपने उसके पंजों के लिए फुटप्रिंट की? भेड़िया यहाँ कल भी आया है? जी आज भी आया है? कल भी रात 9:30 बजे आया था सर। ऐसा क्यों है कि भेड़िए 1-2 गाँव में ही बार बार चक्कर लगा रहे हैं? क्या बदला लेने की भावना से ही भेड़िया बार बार गाँव के चक्कर काट रहा है? बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इसी महीने की 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा था, लेकिन वन प्रभाग तक लाते लाते उसकी मौत हो गई थी और इसी के बाद से भेड़ियों के हमले तेज हो गए हैं। 18 अगस्त को एक और मादा भेड़िया पकड़ में आई। भेड़िए कब्जे में आते रहे, लेकिन उनके झुंड का हमला नहीं रुका। वो एक ही झुंड में, एक ही साथ में, एक पैक में घूमते रहते थे, जिसमें से 3 जो है वो पकड़ लिए गए थे, जो और एक इनफैक्ट 4 टोटल हो गए हुए हैं। तो उसमें पहले भी जो वीडियोस हैं, जो सरफेस भी हुई है, इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस और न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आई है, उसमें वो लगातार जाते हुए दिखे हैं और धीरे धीरे करके जो कुनबा है ये छोटा होता जा रहा है। लेकिन अब हर बीतता दिन बहराइच के लिए बेहद भारी साबित होने लगा है। पूरी मशीनरी लगी हुई है। रात में पुलिस की टीम गश्त कर रही है। बहराइच के गांव से आई ये ताजा तस्वीर देखिए। भेड़िए जब मकई और गन्ने के खेतों के बीच चले जाते हैं तो जल्द पकड़ में नहीं आते, और बहराइच के जिस इलाके में भेड़िए घूम रहे हैं वो इलाका करीब करीब ऐसा ही है। थर्मल ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। 20 टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के लिए जाल और ऐसे पिंजरे लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि गांव वालों को तो बार बार भेड़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन ने जो ड्रोन कैमरे लगाए हैं उनमें गुरुवार के बाद से एक बार भी भेड़िया कैद नहीं हुआ। अभी तक हमें जैकल्स खूब दिखे हैं, लेकिन वुल्फ्स इसमें कोई भी नहीं अभी तक आया है और लगातार हमारा प्रयास जारी है। तो हमने प्रिवेंशन के लिए भी कल खूब इधर पे गाड़ियाँ चली है, पटाखे, क्रैकर्स खूब बर्स्ट हुए हैं, जिससे हो सकता है उसके फॉलोआउट की वजह से अभी इस लोकेशन में नहीं दिख रहा है, बट अभी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है अभी, और उसको लगातार चेक किया जा रहा है। ड्रोन्स आर कंसिस्टेंटली इन द एयर। और चलिए अब बात करते हैं सियासत की। बड़ी खबर है, बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने दावा किया कि वो बीजेपी के बहकावे में पार्टी में नहीं आए हैं, बल्कि उनका जेएमएम में अपमान किया गया और जबरन सीएम की कुर्सी से हटाया गया। इस दौरान उन्होंने झारखंड में बढ़ रही बांग्लादेशियों के घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया है। कोई भी हमारा सामने चुनौती नहीं रहता है, क्योंकि हम संघर्ष करके आए हैं। जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति का कभी
चुनौती नहीं सामने नहीं नज़र नहीं आता है, कम करके आगे बढ़ता है। सवाल यह है, अब हम भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया है और उस दल का नीति नियम भी है। हमको जो भी दायित्व हमको देंगे, हम ईमानदार पूर्वक उस दायित्व को निभाएंगे। विधानसभा का चुनाव तो आप लड़ेंगे ना सर? अब दल के ऊपर है। अब दल में जाने के बाद दल का भी कुछ नीति नियम है ना, वो दल में जो भी हमको दायित्व देंगे हम उसको ईमानदार से हम निभाएंगे। अच्छा सर, आप बीजेपी में आ गए हैं, अब आपकी नज़र में क्या बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर जिसको आप ख़त्म करना जरूरी है? हमने बड़ा स्पष्ट तरीके से मंच से भी कहा, हमारा पूर्वजों ने कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज़ाद भारत में और अलग होकर झारखंड प्रदेश में भी यदि आदिवासी का ज़मीन लूटा जाएगा, आदिवासी का कल्चर ख़त्म हो जाएगा और बांग्लादेशी घुसपैठ हमारा सामाजिक व्यवस्था को ख़त्म कर दे, तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। और इसको हमने कहा कि हम ऐसा दल नहीं देखा कि हम किस दल से इस बात को हम जोर से रख सकें और ये बांग्लादेशी घुसपैठ को हम रोक सकें। हम इसीलिए चुन लिया हम भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए हम उसमें शामिल भी हो गया। और इस भारतीय जनता पार्टी के बीच से हम जो बांग्लादेश से घुसपैठियों को चुन चुन के निकालने का हमारा प्रयास रहेगा। तो आपसे सुना कि चंपाई सोरेन ने कहा कि जो पूरी परिस्थिति बनी थी उसके हिसाब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी के नियम के मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे। अब इस वक्त एक बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सिटी अस्पताल में फायरिंग हुई है और भोपाल के सिटी अस्पताल में फायरिंग की खबर आ रही है। युवक की मौत से गुस्साए परिजन अस्पताल में जमकर उन्होंने तोड़फोड़ की। अस्पताल के गार्ड ने गोली चला दी थी। परिजनों ने इलाज न करने का आरोप लगाया। इसके बाद हंगामा हुआ और इसी हंगामे के बीच जो अस्पताल का गार्ड था उसने गोली चला दी, फायरिंग कर दी। तो बड़ी खबर भोपाल से है जहां पर भोपाल के सिटी अस्पताल में फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। युवक की मौत से परिजन गुस्साए थे, हंगामा हो रहा था और इस बीच गार्ड ने गोली चला दी। सिटी अस्पताल में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक परिजन थे जो अपने बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, उसको यहाँ अस्पताल में लाए थे, लेकिन जब तक वो लाए और यहाँ के जो डॉक्टर, उनका आरोप ये है कि जब तक वो लाए थे तब तक वो शांत हो चुका था। लेकिन परिजनों का आरोप ये है कि हम अस्पताल में लेकर आए थे, लेकिन इस दौरान डॉक्टरों ने हमसे सबसे पहले पैसे की मांग करी और हमारे जो एक्सीडेंट में व्यक्ति था उसका इलाज नहीं करा, इसी कारण मौत हो गई। इसके बाद से ज़बरदस्त हंगामा हुआ और जो सिटी अस्पताल है इसमें तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो डॉक्टर थे उनको मारपीट की गई है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, एक गाड़ी फोड़ दी गई है। जो सिटी अस्पताल के डॉक्टर थे उनकी गाड़ियाँ थी, उनकी पूरी कांच तोड़ दी है। अस्पताल के अंदर भी तोड़फोड़ की है, कांच तोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि जो अस्पताल के गार्ड थे उन्होंने फायरिंग भी की है। एक युवक का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था शाम को 7 साढ़े 7 के आसपास, और उसको लेकर यहाँ पर आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि अस्पताल ने उसको भर्ती नहीं करा था, शायद ब्रॉड डेड था, और उसके बाद बालक एक्सपायर तो हो ही गया था। वो सारा घटनाक्रम अस्पताल से करीब 100 मीटर दूर घटित हुआ था। उसके बाद 1 घंटे बाद कुछ भीड़ इकट्ठी होकर यहाँ आई और उन्होंने थाने अस्पताल में आकर हंगामा करा, जिसके वीडियो फुटेज आप लोग भी देखे होंगे, कुछ आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगे। उसमें देख रहे हैं, जांच की जा रही है। अस्पताल में कुछ पथराव वथराव की घटना हुई है, अब बाहर गाड़ी खड़ी है उस पर भी, और उनके घर में भी जाकर भीड़ ने पत्थरबाजी की। सब बताया जा रहा है अस्पताल के गार्ड ने फायरिंग करी है, इसकी सूचना मिल रही है। फायरिंग के बारे में कई जगह से अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। वीडियो फुटेज देखने के बाद ही क्लियर होगा गार्ड ने चलाई है, गोली चली है कि नहीं चली है, या किसने चलाई। स्पेशल रिपोर्ट में चलिए अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। पिछले 3 दिन से चिराग पासवान और उनकी पार्टी चर्चा में है। दावा ये हो रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी की 3 साल से टूट सकते हैं
और इस खबर के बहाने विपक्ष चिराग को अपने पाले में आने का ऑफर भी दे रहा है। तो चिराग की पार्टी के सांसद टूट की खबर को अफवाह बताकर विपक्ष को घेर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सच्चाई क्या है, और इसी की खोज जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा पार्टी में टूट की है और चिराग पासवान हाजीपुर में डांडिया डांस कर रहे हैं। असल में ये तस्वीर उनके संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से आई। चिराग चल कर रहे हैं, लेकिन विरोधी बार बार बयान देकर उनकी धड़कनें बढ़ाने की कोशिश में है। पार्टी तो उनका हमेशा टूटते रहा है। आप लोग भी पहले देखे हैं कि इनके पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, इनके परिवार को तोड़ा गया। तो अब कहीं ना कहीं जो 3 सांसद हैं इनके, वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। तो हमको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी छोटी मछली को हमेशा अटैक कर करके अपने में समाहित कर लेता है, उसी तरीके से ये चिराग जी के 3 सांसद को भी अपने पार्टी में समाहित करने का काम कर रही है। पार्टी में टूट के दावों पर चिराग पासवान कह रहे हैं उनका पूरा कुनबा उनके साथ है, विपक्ष साजिश करने में लगा है। चिराग पासवान अपने सांसदों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? अभी नॉट इवन अ वीक बैक मेरी मुलाकात मुझे पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने ही, उनकी सहमति से ही मुझे पुनः पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। ये वही सोच है जो साजिश लगातार रचने का प्रयास करती रहती है कि कैसे इसकी पार्टी टूटे। बल्कि मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आप मेरे सांसदों से ही ले लें, वो खूबसूरती से इन तमाम आरोपों का जवाब दे देंगे। वैसे पुराने पन्नों को पलटे तो इतिहास उनकी पार्टी में टूट की गवाही देता है। 2005 में दर्जन भर विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। 2021 में बिहार के इकलौते विधायक जेडीयू में चले गए। 2021 में ही मणिपुर के इकलौते विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 में 6 सांसदों में से 5 ने अलग पार्टी बना ली। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं। एक खुद चिराग पासवान तो दूसरे उनके बहनोई अरुण भारती हैं, जबकि वीणा भारती जो वैशाली से सांसद हैं वो, और साथ ही समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी, दोनों का ही जेडीयू परिवार से कनेक्शन है। वहीं दूसरी ओर राजेश वर्मा खुद व्यवसायी है। जिन सांसदों के बारे में विपक्ष दावा कर रहा है वो सांसद मीडिया में विपक्ष के दावों को भ्रामक बता रहे हैं। राजद को लगता है कि उनकी डूबती भी नैया रुक पाएगी, पर उनका हम मानते हैं कि ये एक असफल प्रयास रहेगा। हम साथ हैं और आने वाले समय में मजबूती से हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी के साथ रहेंगे, उनके साथ ही खड़े। चिराग के जीजा और सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दावा किया पार्टी एकजुट है। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को उनके साथ, राजद के साथ मिलकर एनडीए के खिलाफ खड़े होने का एक ऑफर देना इस बात का सबूत है कि राजद हमारे गठबंधन को कमजोर करना चाहता है, ताकि वे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पा सकें। हम मीडिया और जनता से अपील करते हैं कि वे राजद की इस चाल को समझें और इन अफवाहों से भ्रमित न हो। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चिराग के चाचा पशुपति पारस मीडिया की लाइमलाइट से दूर सियासत के नेपथ्य में चले गए थे, वो अचानक सुर्खियों में आ गए। 26 अगस्त को पारस की मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से हुई। उससे पहले उनकी मुलाकात पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से हुई। माना जा रहा है चिराग को बैलेंस करने के लिए ही बीजेपी ने प्लान बी एक्टिव किया है। पार्टी में टूट की इस चर्चा के पीछे की वजह चिराग पासवान के वो स्टैंड है जो बीजेपी की लाइन से अलग लिए गए हैं। जातीय गणना, आरक्षण और वक्फ बिल के मुद्दे पर चिराग पासवान ने खुलकर बीजेपी के खिलाफ लाइन ली। झारखंड विधानसभा चुनाव अलग लड़ने का भी फैसला लिया, जिसके बाद से अटकलों का दौर शुरू हुआ कि चिराग के मन में आखिर चल क्या रहा है। अगले साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 2020 में सीट बंटवारे को लेकर ही चिराग एनडीए से अलग हुए थे। इस सब के बीच पॉलिटिकल कॉरिडोर की एक थ्योरी ये भी है कि चिराग बीजेपी पर अभी से दबाव बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि विधानसभा चुनाव के लिए अपने हिसाब से बार्गेन कर सके। लेकिन पार्टी में टूट की अटकलों ने अंदर ही अंदर चिराग को एक नई टेंशन जरूर दे दी है।
आरजेडी अब न सिर्फ चिराग की पार्टी में टूट की बात को हवा दे रही है, बल्कि इसी बहाने उन्हें साथ आने का ऑफर भी दे रही है। चिराग जी युवा हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं। बिहार के विकास के लिए अगर दोनों लोग एक साथ आते हैं तो जरूर हमको लगता है इन दोनों के सामने बिहार में तीसरा कोई विकल्प नहीं होगा। तेजस्वी जी और चिराग जी अगर साथ आ गए तो हमको लगता है कि बिहार में मतलब 200 से अधिक सीट आरजेडी गठबंधन जो होगी वो जीतने का काम करेगी। चिराग की पार्टी में टूट की चर्चा की सच्चाई क्या है, ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता और जो चर्चा गर्म है उसके पीछे कुछ न कुछ तो जरूर पक रहा है। एलजेपीआर में टूट की खबरों के बीच समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चिराग की पार्टी में टूट की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी छोड़ने का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि वो चिराग को भाई मानती हैं। तो जिस तरीके से टूट की खबरों को हवा दी जा रही है, बयानबाजी हो रही है, इन सब के बीच एलजेपीआर में टूट की खबरों पर समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि जो टूट की अटकलें हैं वो गलत हैं, पार्टी छोड़ने का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि चिराग भाई है। ये क्या चर्चा हो रही है, पार्टी टूट रही है? ये तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा, हम लोग के समझ के भी परे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से ये चर्चा हो रही है। हम मानते हैं कि ये सारी अफवाहें हैं और इसको खारिज कर रहे हैं हम लोग। बहुत जितना भी प्रयास हो सके लगातार लोगों से बात करके, सबसे बात करके हम बता रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि अमित शाह की मुलाकात पशुपति पारस जो चाचा हैं चिराग पासवान के, उनसे होती है और वो दावा करते हैं कि वो एनडीए में हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में वो साथ लड़ेंगे। देखिए, अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और उनसे कोई भी कभी भी जाके मिल सकता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, ना कभी पहले था ना कभी आज। और हम मानते हैं कि जनता ने ये एक बहुत करारा जवाब दिया है पारस जी को कि जनता किसके साथ है और हमारे जो लोजपा है, जो ओरिजिनल लोजपा है वो कौन सी है और जनता किस लोजपा के साथ है। तो यहाँ पे तो कोई कंटेंशन ही नहीं है। जहाँ तक रही बात उनसे मिलने की, तो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जैसा हमने कहा और वो स्वतंत्र है, उनसे कोई भी जाके मिल सकता है। ना इसके बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, ना इसके बारे में हम कोई डिस्कशन इसके बारे में कर रहे हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है ना कि वो एनडीए में है और एनडीए के साथ है और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, ये तो दल की बात होती है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रश्न का बेहतर जवाब दे पाएंगे। दल की बात है, आपस में दलों में क्या बात हुई है और पार्टी का आगे का क्या विधानसभा चुनाव में रणनीति रहेगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। पर जहाँ तक ये सारी अफवाह है कि सांसद टूट रहे हैं, सांसद किसी के संपर्क में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम मानते हैं कि जो विपक्ष ने भी कल दावा किया है कि लोजपा को आज राजद के साथ आ जाना चाहिए। हम मानते हैं राजद अपनी डूबती हुई राजनीति को बचाने के लिए ये सब अफवाहें उड़ा रहे हैं, इसके बारे में बात करें। उनकी तो राजनीति ऐसे भी लोकसभा के बाद खत्म हो गई, विधानसभा के बाद तो साफ ही हो जाएगी। वहीं जेडीयू के अंदर भूमिहार पॉलिटिक्स गर्म हो गई है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद में स्थानीय जेडीयू के नेता जगदीश शर्मा पर बिना नाम लिए निशाना साधा। आरजेडी इसको लेकर अशोक चौधरी पर पलटवार कर रही है। भूमिहार पॉलिटिक्स हुई क्यों, मकसद क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, और बढ़िया से जानते हैं। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी को भूमिहारों का जिक्र क्यों करना पड़ा? हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि बेटी की शादी भूमिहार से हुई है। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, और बढ़िया से जानते हैं। अशोक चौधरी गुरुवार को बिहार के जहानाबाद में जेडीयू की मीटिंग के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भूमिहारों का जिक्र इलाके के दबंग भूमिहार नेता जगदीश शर्मा पर हमले के लिए किया, वो भी बिना नाम लिए। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। असल में लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट जेडीयू हार गई। यहाँ सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। आरोप लगते हैं कि जेडीयू नेता जगदीश शर्मा और उनके बेटे ने अंदर खाने विरोध किया, जिसकी वजह से जेडीयू को हार मिली। तो उन्होंने एक जात विशेष को टारगेट किया, भूमिहार को,
38-39 वर्षों तक मैं लगातार या तो असेंबली का मेंबर रहा या पार्लियामेंट का मेंबर रहा, तो कोई एक जात के आशीर्वाद से ये संभव नहीं है। लगता है कि एक जात के नाम से वो पीड़ित हैं। भूमिहार एक जाति है और जाति बिहार की सच्चाई है कि जहानाबाद में बामन से लेकर आज तक एक पक्ष भूमिहार को टिकट देते रहा। जगदीश शर्मा पर अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए निशाना साधा तो आरजेडी ने अशोक चौधरी पर पलटवार कर दिया। जो लोग परिक्रमा कर करके प्रसाद खिला कर करके और हरा भरा दर्शन करा करके जो लोग राजनीति में कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उनको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जो खुद दूसरे के कृपा पात्र हैं, वो लोग कम से कम जगदीश शर्मा के बारे में तो नहीं भूलनी चाहिए। जगदीश शर्मा के बेटा जो राहुल है ना, उनके बराबर भी अगर हो जाए तब बात करें। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि जगदीश शर्मा और उनका परिवार जिस घोसी विधानसभा सीट पर अपना प्रभाव रखता है, उस सीट से अशोक चौधरी अपने दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जगदीश शर्मा के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहाँ भूमिहार का गांव होगा वहाँ सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। 1977 से 2015 तक घोसी विधानसभा सीट पर जगदीश शर्मा और उनके परिवार का कब्जा रहा है। 2020 में जगदीश शर्मा के बेटे राहुल जेडीयू से चुनाव लड़े थे और हार गए। घोसी भूमिहार बहुल सीट है और अब चर्चा है कि अशोक चौधरी अपने दामाद के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं। पार्टी का निर्णय हो गया, नेता का निर्णय हो गया, गलत चाहे सही, खेत को हम सब मिलकर जोतेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि देश में जो सियासी जो है पूरा माहौल है और जो कुदरत का माहौल है वो एक हो गया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत ऐसे मनमानी कर रही है। तस्वीरें गवाह हैं कि जब कुदरत का मूड बिगड़ता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। आगे बढ़ती कार का थमकर पीछे लौटना, पहाड़ के बड़े हिस्से का टूटकर सड़क पर गिरना और देखने वालों का अनहोनी के खौफ से सिहर उठना, तीनों एक साथ हुए। तस्वीरें शिमला के रामपुर की हैं, जहां पहाड़ी का हिस्सा भरभरा कर इसी तरह रोड पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने बिना एक पल गंवाए तेजी से कार को बैक गियर में डाल दिया। तकलेच इलाके की ये तस्वीरें भयानक हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि कार सवार की जान बाल बाल बच गई। अब बर्बादी की एक और तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बरसाती नाले में उफान आया तो धार ने अपनी ताकत दिखा दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि नाले पर बना पुल उसका सामना नहीं कर पाया। तबाही का मंजर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं है, समंदर के किनारे बसा गुजरात भी पानी वाले इसी संकट की मार झेल रहा। ये गुजरात में कच्छ जिले का मांडवी इलाका है। यहाँ ब्रेक सिर्फ बारिश पर लगा, मुसीबत जारी है। सिर पर तूफान का खतरा मंडराया तो आर्मी एक्टिव हो गई और लोगों का रेस्क्यू शुरू हो गया। पूरे घर में पानी भरा था, हमको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और अभी सेफ जगह पे वो हमको पहुंचा रहे हैं। अच्छा काम किया है आर्मी के जवानों ने। तूफानी हवा और लगातार हो रही बारिश के चलते इलाके में मोबाइल का नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ। बावजूद इसके आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात से जो बारिश हो रही है तो फर्स्ट फ्लोर तक तो ऑलरेडी पानी भर चुका था, बट जिन्होंने भी मदद मांगी उन लोगों को रात को भी 9:30 बजे तक इवैक्यूएट किया गया। अभी जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको भी धीरे धीरे करके बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि सौराष्ट्र और कच्छ पर मंडराते तूफान का खतरा टल गया और बुरी खबर यह है कि इलाके में फिर जोरदार बारिश की आशंका है।
सुरेंद्रनगर, अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। कुदरत के बिगड़े हुए मिजाज का कहर सिर्फ गुजरात नहीं झेल रहा, महाराष्ट्र के भी कई इलाके बेहाल हैं। ये महाराष्ट्र का रत्नागिरी है, जहां कोस्ट गार्ड की मदद से 2 लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा। ये दोनों नाविक हैं जिनकी नाव खराब मौसम के चलते डूब गई। कोस्ट गार्ड को खबर मिली तो पूर्णागढ़ के पास से दोनों को रेस्क्यू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक हुई है। पेंसिल्वेनिया की रैली में एक अज्ञात शख्स घुस गया था। ट्रंप के भाषण के दौरान यह घटना हुई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को काबू में कर लिया है। तो पेंसिल्वेनिया की रैली में एक अज्ञात शख्स घुसा जो कि सिक्योरिटी के जो नियम हैं उनके खिलाफ काम करता हुआ नजर आया। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने आरोपी को काबू में कर लिया। और यह घटना इसलिए चिंता बढ़ाने वाली है क्योंकि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। बाल बाल वो बचे थे, गोली उनकी कान को छूकर निकल गई थी। और एक बार फिर से उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। हालांकि जो व्यक्ति था उसको पुलिस ने काबू में कर लिया। और हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले घमासान मच गया है। सीएम नायब सिंह सैनी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हरियाणा के करनाल में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि सैनी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और आखिर उनकी सीट को लेकर बयानबाजी का दौर क्यों चल रहा है। बोर्ड के अंदर हमारे जो प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, सभी ने, हमने उसको एक सूचीबद्ध करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने सभी का जो बायोडाटा आए थे उन बायोडाटा के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को बताने का हमने काम किया है। अगला निर्णय वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। वो जो निर्णय भी देंगे वो निर्णय हमें स्वीकार होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हमारे बीच में कमल का फूल लेकर के आएगा। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मजबूती से सभी मिलकर के उस कमल के फूल को खिलाने का काम करें, ताकि हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को और छू सके। करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। तो 1 तारीख से पहले टिकट नहीं आएंगी क्या सर अनाउंसमेंट भाजपा की? जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। तो क्या सारी लिस्ट एक साथ आएगी? चुनाव समिति की बैठक होगी या सर कौन सी बैठक होगी? चुनाव समिति की ही बैठक, फिर दोबारा सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10 बजे वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत ट्रेन चलने से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अभी देश में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और आज 3 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। और ये 3 वंदे भारत जो ट्रेन है ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को सौगात के रूप में मिल रही हैं। इन 3 राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी रफ्तार के साथ, आधुनिक सुविधाओं के साथ। अभी देश में कुल 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। और अब बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता रेप मर्डर कांड के विरोध में टीएमसी पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन देगी। टीएमसी आज से जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू करने जा रही, ताकि बलात्कार के दोषियों को फांसी देने का कानून पारित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। टीएमसी आज राज्य के सभी ब्लॉक में धरना देगी। ममता ने 1 सितंबर को लड़कियों से ब्लॉक में नए कानून के लिए धरना देने का आह्वान किया है। टीएमसी सोशल मीडिया पर अपराधी के लिए फांसी की मांग के साथ ही कैंपेन चला रही है। तो बड़ा आंदोलन पश्चिम बंगाल में शुरू हो रहा है और इसका टीएमसी आज आगाज करेगी।
वहीं कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में केंद्र ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठियों का जवाब दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम मोदी को लिखी ममता बनर्जी की चिट्ठियों पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चालू नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल सरकार ने महिला हेल्पलाइन सुविधा लागू नहीं की है। तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि 2 चिट्ठी लिखी गई, जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उसका पलटवार भी सामने आ गया है। और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के। एलजेपी में टूट की खबरों के बीच चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई और इससे पहले खबर आई थी कि एलजेपी के 3 सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, जिसका एलजेपी के सांसद खंडन कर चुके हैं। लेकिन बिहार में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि एलजेपी के 3 सांसद टूट रहे हैं। आरजेडी की तरफ से चिराग को ऑफर भी दे दिया गया है साथ आने का। और इन्हीं खबरों के बीच चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई। इसके पहले खबर आई थी कि एलजेपी के 3 सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, हालांकि इसका एलजेपी की तरफ से खंडन किया गया है। और बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से भी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस विधायक जितेश अंतापुरकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण की मौजूदगी में जितेश अंतापुरकर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने दावा किया है कि अभी कई और नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है जहां पर महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक झटका लगा है। हम कांग्रेस में काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी एमएलए रह चुके हैं और मैं और मेरे पिताजी महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर अशोकराव जी चव्हाण साहब, हम उनके वर्कर्स हैं और उनके बीजेपी के प्रवेश के बाद कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हमेशा एक बात सामने आती रही, जो हमारे पर्सनल रिलेशन थे, डोमिनेट किया जा रहा था आपको बार-बार कि मतलब एक अशोक चव्हाण के करीबी हो तो आप भी भाजपा वासी हो जाओ। ऐसे गलत स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रहे थे। मैं उसके अभी ज़्यादा उसमें अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, पर ऐसे वहाँ से स्टेटमेंट बार बार आ रहे थे। उसको मैं परेशान हो चुका था कि ऐसे बार बार स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे। और एक दूसरी बाजू में तो आप अशोक चव्हाण के समर्थक ही माने जाते, तो क्या आपको भाजपा में आने में देरी भी हुई, ऐसे भी सवाल हो रहे हैं? ऐसे कुछ भी नहीं है। अभी चव्हाण साहब ने जैसे कहा कि उन्होंने ऐसे कुछ मुझे फोर्स नहीं किया, पर ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन इन दोनों में जो क्रिएट हुई है, उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे हमारा तो रिलेशन अशोकराव जी चव्हाण साहब के साथ हमारे पारिवारिक रिलेशन है और एक अलग बात, और पॉलिटिकल जो सिचुएशन वहाँ की है, अशोकराव जी चव्हाण साहब को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पे है और उनके माध्यम से आज तक बहुत विकास काम वहाँ पे हो चुका है। और देखा जाए तो कल मेरे यहाँ पे सबसे बड़ी बात वहाँ पे हो गई है कि मेरे यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क वहाँ पे मंजूर हो गया, जो यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है। 5000 यूथ वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये